अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। मैं हूं फैसल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा और माली साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया है। 72 खरब रुपए हजम है इस बजट का, जिसमें 3437 अरब रुपए खसारा भी शामिल है। इस बजट में जो अहम बात रही, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ीं और पेंशन भी नहीं बढ़ाई गई, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मराहत रखी गई हैं। नया टैक्स भी बज़ाहिर हुकूमत का ये कहना है कि नहीं लगाया गया है। बहुत सी ऐसी अशिया हैं, 1000 से ज़ायद जो खाम माल है उस पर टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी की छूट भी दी गई है। प्रॉपर्टी के सेक्टर को लेकर खासी मराहत इस बजट को लेकर सामने आई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बजट में टैक्स जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 22-23% ज़्यादा रखा गया है। 4963 अरब रुपए का ये हदफ रखा गया है। ये हदफ अचीव करना कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जो GDP की तवक्को कर रही है हुकूमत के, जो आने वाला माली साल है उसमें वो 2.1% तक अचीव कर लेंगे, लेकिन कोरोना के बायस जिस तरह दुनिया भर की मईशत सुकड़ रही है, बड़ी बड़ी जो मुआशी ताकतें हैं उनकी सालाना तरक्की की शरह कम होने बल्कि नेगेटिव ग्रोथ की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान इन हालात में, जो पहले से पाकिस्तान की मईशत कमज़ोरी का शिकार थी, मुश्किलात का शिकार थी, 2.1% GDP कैसे हासिल करेगा, इससे मुताल्लिक आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कितना अवाम दोस्त है। फिर इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बजट में जो पिछले साल, जो मौजूदा साल है, जो अभी जुलाई तक चलना है, इसमें जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, क्या इनका तसलसल भी नज़र आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, IMF जिससे मुतालिक आज अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि IMF का मकसद, ये मतलब पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म नहीं है। ये ऐसा इदारा है जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं, इसी तरह IMF जो है इसके भी मेंबर्स हैं। पूरी दुनिया इस इदारे को मानती है। बिल्कुल बजा कहा अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने। लेकिन IMF की जो पॉलिसीज़ हैं उनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की इकॉनमी को सहारा देना था, उनको बेहतर करना था। अब ये पॉलिसीज़ एग्जीक्यूट कैसे हो रही हैं, ये सवाल आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, पाकिस्तान के मायनाज़ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ शफ़क़त महमूद साहब हैं, सीनियर मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। शफ़क़त साहब आपका भी शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट FPCCI अंजुम निसार साहब, बहुत शुक्रिया अंजुम साहब आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें मुज़म्मिल असलम साहब मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। आपको क्या लगता है ये बजट क्या अवाम दोस्त है? अवाम दोस्त होने के साथ साथ बिज़नेस फ्रेंडली भी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2.1% सालाना तरक्की की शरह मौजूदा हालात में क्या हुकूमत हासिल कर लेगी? फैज़ल साहब थैंक यू। मैं जब कल तकरीर सुन के ख़त्म किया, मैं साथ में नोट्स भी ले रहा था। सारी फिगर्स जो हमाद अदर साहब बयान कर रहे थे वो मैं लिख भी रहा था। उसके बाद मैं सोच रहा था कि अगर खुलासा क्या है इस सारी तकरीर का, तो मेरा नतीजा ये निकला कि एक हकीकत और 100 अफसाने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारी की सारी तकरीर में और उसके बाद बजट की जो फिगर्स मैंने देखी उसमें हकीकत सिर्फ एक है, बाकी सारे के सारे अफसाने हैं। और हकीकत ये है कि PMLN जब छोड़ के जा रही थी हुकूमत, तो वो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा छोड़ के गई। और PTI के पिछले 22-23 महीने जो हुकूमत के गुजरे, उन्होंने कामयाबी से उस करंट अकाउंट डेफिसिट को 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर पे वो ले आए। ये उनकी कामयाबी है। ये उनको मुबारकबाद दे सकते हैं हम। लेकिन ये एक ही हकीकत मुझे नजर आई। बाकी जितनी फिगर्स, फैसल साहब आप कोई फिगर उठा के देख लीजिए, वो अफसाना है, वो कहानी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, बजट जब बनाया जाता है तो उसके 2 मेन सतून होते हैं। पहला सतून है कि आपने अपनी जो रेवेन्यू है, जो अपनी आमदन है, उसका तखमीना लगाना है। और दूसरा ये तखमीना लगाना है कि आपकी GDP किस शरह से ग्रो करेगी या नीचे आएगी। जो हमने तखमीना दिया है टैक्सेस का, वो एक अफसाना है। हम इस साल हुकूमत हमें बता रही है कि 3,900 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, और अब हम चले हैं 4,900 अरब रुपया इकट्ठा करने। यानी कि मईशत डाउन जा रही है नजर पाकिस्तान की, दुनिया भर की, लेकिन हम कह रहे हैं कि 1,000 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा कर लेंगे। तो ये एक अफसाना है। इसी तरह GDP ग्रोथ का आपने जिक्र किया।
वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं आप मनफी में जाएंगे, हमारा स्टेट बैंक कुछ अर्सा पहले कह रहा था मनफी ग्रोथ होगी, अब हमने लगा दिया कि वो 2.1 या 2.3% की इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो दोनों सतून जो हमने रखे हैं, जिसके ऊपर हमने पूरे बजट की माशी बिल्डिंग बनानी है, वो दो सतून दोनों अफसानों के ऊपर मबनी है। अच्छा, फिर देखिए कि 3-4 चीजें फैसल साहब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया, और जब तक काले जादू का इस्तेमाल नहीं किया जाए वो पूरा नहीं होता। अब देखिए कहा जा रहा है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तो अगर नया टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर 3,900 से 4,900 पे कैसे जाएंगे? तो यहाँ पे तो किसी ना किसी किस्म की जादू की चीज चाहिए होगी कि नया टैक्स भी ना लगे और 3,900 से आप 4,900 पे भी पहुंच जाएं। फिर हमें कहा जा रहा है कि जीडीपी तो ग्रो करेगी 2 कुछ पे, लेकिन हमारे रेवेन्यू जो टैक्स के हैं वो 25% बढ़ जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? जब आपकी मईशत 2% पे बढ़ेगी तो आपकी रेवेन्यू 25% कैसे बढ़ सकते हैं जी? अच्छा, एक और मजे की चीज नजर आई कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग के तहत कोई 1.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई है। अब 1.5 अरब से तो तकरीबन 700-750 घर बनेंगे जी। तो वो डॉक्टर साहब ये जो सवाल हैं, डॉक्टर साहब ये सवाल जो हैं इनके जवाब आपसे वापस आके भी लेते हैं। शफकत महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत महमूद साहब, आपकी नज़र में ये बजट और दूसरा जो डॉक्टर साहब नुक्ता उठा रहे हैं कि आप टैक्स रेवेन्यू आपने कोई 25% बढ़ा दिया है, तकरीबन 4963 अरब रुपए पे आप चले गए हैं, ये कितना हकीकत के करीब है? और जो हुकूमत की पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये टारगेट अचीवेबल है? इससे पहले कि मैं बजट के बारे में बात करूं, डॉक्टर साहब ने जीडीपी के बारे में बात की है। मैं असूली तौर पर जीडीपी को नापने का तरीक़ाकार क्या है, इनको कैसे पता लगता है कि कौन सी गंदम कितनी हुई है, काटन कितनी हुई है, गन्ना कितना हुआ है, क्योंकि ये लेते तो हैं मिनिस्ट्री ऑफ, जो इनका केन कमिश्नर होता है पंजाब का या सिंध का, लेकिन वो कहाँ से लेता है? वो जब तक आप ग्राउंड से डाटा नहीं पिक करेंगे, आप बॉटम अप अप्रोच पर नहीं जाएंगे, तो आपके पास डाटा गलत होगा। अब आइए कि ये जो नेशनल असम्बली का बजट का सेशन था, इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे, क्योंकि अभी तकरीर शुरू हुई थी और इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज़ मेरे आगे। जी 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 शफकत साहब आगे। जी जी हाँ जी। और तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अब वो सारे के सारे बाहर चले गए और उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी थी। अब इसके ऊपर पहली तो बात मुलाजमीन की तनख्वाह की है। जब आप ख़ुद कहते हैं 6 से 7% इन्फ्लेशन है, शायद इससे भी ज़्यादा हो, तो आपने वो 6-7% इन्फ्लेशन जब है तो आपने तनख्वाह उतनी एटलीस्ट 7 या 6% क्यों नहीं बढ़ाई? उनको बढ़ाना चाहिए था। अब आइए अगली बात कि इन्होंने एक लकूना छोड़ते हैं कि वो लकूना ये है कि अब इन्होंने कुरान शरीफ के कागज़ों के लिए छूट दे दिया। अब वो कागज़ मार्केट में बिकेंगे, वो हर किस्म की चीज़ में इस्तेमाल होंगे, क्राफ्ट पेपर होगा, कार्टन बनेंगे, उसकी शीट्स बनेगी जो डब्बों में कपड़े में इस्तेमाल होती हैं। तो ऐसा लकूना जो है छोड़ना नहीं चाहिए था इनको। अब ये इनफॉर्मल इकॉनमी की बात करते हैं। इनफॉर्मल इकॉनमी की वजह असल में कानून से इनहराफ है। कानून ये कहता है, ये जो हमारा है कि एक ही किस्म का टैरिफ हो, लेकिन हमने कमर्शियल इंपोर्टर को कहा है कि तुम 3% एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन दे दो तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अब वो 3% खुशी खुशी दे देता है जी जी, लेकिन वो 100 रुपये की चीज़ मार्केट में 120 रुपये की बेच देता है। वो सारी की सारी जो इंपोर्ट होती है उसको, चूँकि ऑडिट उस पर इजाज़त नहीं है, तो सारी की सारी इनफॉर्मल इकॉनमी में चली जाती है। शफकत साहब ये ठीक है, आपकी तरफ आते हैं वापस शफकत साहब, लेकिन जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपने मुक़द्दस औराक की बात की है और कुरान करीम के सफ़ात मुबारका की बात की, ये बड़ा हसास मामला है। मैं इन डिटेल भी आपसे इससे बारे में जानूंगा। मुज़म्मिल असलम साहब आपकी तरफ आते हैं। मुज़म्मिल साहब, ये बजट आ गया है और यकीनी तौर पे इन हालात में बजट देना कोई आसान काम नहीं था। अभी डॉक्टर साहब ने जीडीपी की बात भी की, शफकत साहब ने
जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू टारगेट है, उसकी बात भी की है। आपकी नज़र में इस बजट में कितना मुतवाज़न है ये बजट? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी जो इस्लाहात का सिलसिला था उसमें मैं देख रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस पर काम कुछ शुरू हुआ। अब वो हुकूमत को IMF करा रही है या हुकूमत ने खुद की है, ये मैं इस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें फैसले बहुत ज़रूरी कर लेने चाहिए थे वो करना हमने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले आपने बजट से पहले देखा था कि स्टील मिल पे एक हमने प्रिंसिपल कॉल ले ली और अब इरादा कर लिया कि जी गवर्नमेंट इसको नहीं चलाएगी, इसको प्राइवेटाइज करेंगे। प्राइवेटाइज करने से पहले जितने भी बायर थे उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जी आप इस स्टील मिल के मुलाजमीन से हमें खाली करके दें, क्योंकि अब ये मुलाजमीन हमें नहीं चाहिए या इतने मुलाजमीन की जरूरत नहीं है। फिर हमने देखा कि PIA की तनख्वाहों में भी PIA की एडमिनिस्ट्रेशन ने, HR ने तनख्वाहें काटी, क्योंकि कोविड के चक्कर में जितना उनका बिजनेस कम हो गया, हालांकि टेम्परेरी काटी लेकिन काटी। मतलब आप कह रहे हैं कि SOE खसारे को फोकस कर लिया गवर्नमेंट ने, एक बात तो ये हो। हाँ, फिर हमने इस बजट में देखा कि जैसे तनख्वाहें और पेंशन पे फ्रीज लगा। मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो हमारी पेंशन है वो अनफंडेड है, यानी कि हम प्राइवेट सेक्टर पे जब तनख्वाह हम अपनी ग्रेचुइटी फंड लेते हैं तो हम अपनी तनख्वाह से एक हिस्सा कटवाते हैं और उतना ही हिस्सा हमारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है और वो उसको एक अलग अकाउंट पे रख दिया जाता है। अगर कोई शख्स रिटायर हो या नौकरी छोड़ के जा रहा हो या नौकरी से निकाला हो तो उसके हाथ में एक फंड आता है ताकि वो अपने कुछ गुजारा चंद महीने या चंद साल के लिए कर सके। लेकिन सरकारी तनख्वाहें के ऊपर जो पेंशन है वो अनफंडेड है, वो हुकूमत को हर साल अपने बजट से देनी पड़ती थी और वो इस साल अगर आप देखें तो हमारी तनख्वाहों और फेडरल गवर्नमेंट की तनख्वाहें और पेंशन का बिल बराबर हो गया था। और ये यानी आने वाले सालों में अगर ये पेंशन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया हमने तो ये पेंशन तनख्वाहों से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये कि पूरी दुनिया में हेलो जी मुज़म्मिल साहब, आवाज आ रही है? जी, दूसरी तरफ पूरी दुनिया में पब्लिक सेक्टर अब स्क्वीज हो रहा है और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता जा रहा है। पार्ट टाइमर्स भी, जब मैं UK में स्टूडेंट था तो मैंने वहाँ की पब्लिक सेक्टर में एज अ पार्ट टाइम भी नौकरी की हुई थी। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की नौकरी के लिए पहली शर्त ये होती है कि जी उसको पक्का लगाना है, फिर जब तक वो रिटायर नहीं होता उसको जो है तनख्वाह देते रहना है, फिर जब वो रिटायर हो के उसकी जितनी जिंदगी उसको पेंशन देनी है, फिर उसकी जिंदगी के बाद उसकी जो फैमिली उसकी वाइफ को पेंशन देनी है। तो ये तो लॉटरी लगी हुई है। तो ये जो है और फिर अच्छा, ये जो आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं मुज़म्मिल साहब, अगर वन लाइन आपकी गुफ्तगू से ली जाए वो यही है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ कर लिया और जिसमें ये इदारा जाती इस्लाहात वो भी हैं। अंजुम निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। अंजुम साहब, खासी देर से आप होल्ड पे हैं। आपकी कम्युनिटी, बिजनेस तबका, आपकी चैम्बर्स कितनी खुश हैं ये जो फाइनेंस बिल सामने आया है? जी, इमीडिएटली जो रिस्पांस कल आपको मिला है, जो अखबारों में भी आ जाया है, तो बेसिकली ऑल ओवर जो मेजर चैम्बर्स हैं जिनकी एक से है जो अपने चैम्बर्स के अंदर R&D भी रखते हैं, तो उन्होंने तो इसको जो है रिजेक्ट किया है। इवन FPCCI ने कल हमें कुछ थोड़ी सी गलतफहमी थी एक दो चीज़ों पे, क्योंकि जहाँ बैठे थे हम वहाँ कुछ ज़रा शोर शराबा था और कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आई और शायद एक आध बात हमने भी किसी चीज़ की मतलब है तारीफ़ कर दी कि ये ज़रा मुस्बत, लेकिन इनफैक्ट मुझे सबसे बड़ी हैरानगी ये हो रही है कि हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने जो इकनॉमिक सर्वे दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे 2 महीने की जो हिट हुई है, इकॉनमी को हिट लगी है कोरोना की वजह से, उसमें तकरीबन 800-900 अरब का जो है वो रेवेन्यू लॉस हुआ है। उसके अलावा 3,000 बिलियन का जो आपका जो कोरोना की वजह से आपकी GDP की जो सर्कुलेशन में वो कमी आई है जी। तो ये सारी चीज़ें जानते हुए और फिर पिछले साल लकीली हमारी एग्रीकल्चर भी बेहतर रही है, जिस वजह से आपकी जो टोटल GDP जो आपने फोकस की हुई थी 3.3 वो 0.4 पे ख़त्म हुई है। इंडस्ट्री ने तो बुरी तरीके से मतलब उस हिट को सहा है और इंडस्ट्री ने तो उसको फील किया और वहाँ ग्रोथ आपने देख लिया, ऑटो सेक्टर और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अभी बजट पे ऑफिशियल वर्जन FPCCI का क्या है? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद 24 घंटे बाद आप बजट दे रहे हैं,
पहले आप ये कह रहे थे कि हम जॉब्स को सिक्योर कर रहे हैं, 1,60,00,000 जॉब्स हैं, हमने उसको सिक्योर करना है और हमने बहुत सारे इंसेंटिव देने हैं इंडस्ट्री को ताकि मामलात जो है जॉब सिक्योर रहें और इंडस्ट्री चलती रहे। लेकिन जैसे ही ये बजट आया सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और समझ नहीं आती कि जो चीज़ें खुद कह रहे थे उनको इन्होंने क्यों नहीं एड्रेस किया। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा, ये 2.1% जो GDP ग्रोथ रख रहे हैं, अभी ये कोरोना पीरियड ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसने बकौल गवर्नमेंट के अपने स्टैटिस्टिक्स हैं कि ये जुलाई या अगस्त में इसका पीक होगा और पीक के बाद भी सारे सिस्टम ने चलना है क्योंकि इंडस्ट्री ने बहुत बुरी हिट सही हुई है प्रायर टू द बजट और हमने तनख्वाहें दी हैं बग़ैर काम किए हुए 90 दिन दी हैं, हमने मार्कअप जो है गो के 8.5% डिक्लेयर हो गया है, लेकिन इनफैक्ट उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो 1 जुलाई से होनी है, तो 12.5% प्लस स्प्रेड 14-15% आप जो है ना वो मार्कअप भी अभी तक दे रहे हैं और 1 जुलाई तक आपने 30 जून तक वो देनी है। 1 जुलाई के बाद वो रिवाइज़ होगा और आपकी वहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगी। मुझे ये नहीं समझ आता, हमारे जो रेगुलेटर्स बैठे हैं ख़ुद तो उन्होंने 3-3 दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज़ किया है और अभी वो बुकिश चल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्वार्टरली प्राइवेट बैंक या बैंक आपको डील कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ जब एक क्राइसिस सिचुएशन है और आप खुद भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को 3 दफ़ा रिवाइज़ कर रहे हैं, मुल्क में इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, पूरी दुनिया इंटरवीन कर रही है अपने बिजनेसेस को बचाने के लिए, हमारे जो रेगुलेटर हैं वो बस वो बुकिश किताब खोल के जो उस पर हदीस लिखी हुई है उसी को हम फॉलो करेंगे, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। ना फेडरल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, ना स्टेट बैंक ने इंटरवीन किया और हमारी ऑलरेडी देखें अब ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं ये कंटिन्यू हो रही है अगले फाइनेंशियल ईयर में भी। बिजली आपकी है वो 14 सेंट है, दुनिया में 7 सेंट है, अगर आप डबल होंगे। और मैं आपसे अर्ज करूँ, लेट मी कंप्लीट जी, और मैं आपसे अर्ज करूँ ये 2.1% ये जो GDP ग्रोथ का जो इदादोशुमार रखे गए हैं, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लोकस ने आपकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में या जो इस वक्त जो जारी है उसमें कुछ सपोर्ट किया, 2.7% के करीब वहाँ ग्रोथ मिली। अब लोकस ने उस साइड को भी तबाह किया है। मुझे डर ये है कि ये अगर इन मौजूदा हालात में इन पॉलिसीज़ के साथ हम चलते रहे और हमने अपनी करेक्शन ना की तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो डिप्लीट होंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब ये अंजुम निसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को लीडिंग इनका चैम्बर है, FPCCI वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और जो डिसीजन है वो बड़ा अनपॉपुलर है, लेकिन जो हालात हैं वो उनका मजहबी है, ज़ाहिर है खसारे में हैं, बुरे हालात हैं मईशत के, वो है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ना बढ़ाना। अभी मुज़म्मिल असलम साहब ने बड़ा डीपली बताया कि दुनिया कैसे इस पे चल रही होती है, लेकिन ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ना बजट में, बजट से तो उम्मीद ही सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ना होता है, उनकी ज़िंदगी में तो बजट का मकसद मतलब मुद्दा ही यही होता है। इसका पॉलिटिकल एंगल एक तो बता दें वो कितना PTI की हुकूमत को हर्ट करेगा, और दूसरा ये जो IMF की कंडीशंस हैं आप ये भी समझा दें। IMF की शराइत तो इकॉनमी की बेहतरी के लिए होती हैं, वो रीस्ट्रक्चरिंग अगर हुकूमत कर ले तो लॉन्ग रन बड़ा फ़ायदा है, लेकिन इसका जो बर्डन अवाम पे आ जाता है, इसका सदेबाब, इसके तदारुक का क्या तरीका है? फैसल साहब, एक तो अच्छी खबर है बिजनेसमैन के लिए और अच्छी खबर है बाकी पाकिस्तान में जो 22 करोड़ शहरी रहते हैं, इस बजट का उनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। इसमें ढेर सारे अफसाने हैं, अफसानों का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उनके ऊपर ना तो मनफी असर होगा, ना कोई मस्बत असर होगा, ना नेगेटिविटी है ना पॉजिटिविटी है। ये इररेलेवेंट सी फिगर्स हैं। पूरा का पूरा बजट जो है ये इसका ज़मीनी हकीकत से, इसका मईशत से कोई ख़ास गहरा ताल्लुक नहीं है। यानी कि आप हवा से एक फिगर पकड़ लेते हैं कि हमारा ये रेवेन्यू होगा, अब वो रेवेन्यू तो सबको पता है कि वो हो नहीं पाएगा। आप फिगर पकड़ लेते हैं कि ये GDP ग्रोथ है, उसका कोई बेसिस नहीं है। तो अच्छी खबर ये समझ लीजिए कि चाहे वो मुलाजमीन की पेंशन्स हों या तनख्वाहें हों, उनके ऊपर ना तो कोई नेगेटिव इशू है ना उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट न्यूट्रल सा बजट है। इस बजट के अंदर कुछ है नहीं, 1-2 दिन में आप सब लोग भूल जाएंगे, फिर मिनी बजट आना शुरू हो जाएंगे। जो असल मकसद था, अगर आप सीरियस थे कि आपने कोई फिस्कल स्पेस क्रिएट करनी है, तो मुल्क बड़ा अमीर है, ये मैं अभी भी कहता हूँ।
आप सोचिए कि हम 1000 अरब रुपया, अगर आप आज का जो कल बजट अनाउंस हुआ है उसमें तकरीबन 900 अरब रुपए की ग्रांट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसका आपने जिक्र किया कि पीआईए, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवेज, कोई 197 ऐसे इदारे हैं, उनको 900 अरब की ग्रांट्स दी जा रही हैं। कोई 250 अरब की सब्सिडीज हैं कि कराची इलेक्ट्रिक की है, वापटा की है। तो कोई 1000 अरब रुपया हम फेंक देते हैं अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। आप मुझे बताइए, दुनिया का कोई अमीर मुल्क ही ऐसा काम कर सकता है कि 1000 अरब? डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपको रोक रहा हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया है। देखिए, 1000 अरब रुपया आप दे रहे हैं सिर्फ खसारों की मद में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। तकरीबन अगर मैं सही हूँ, आप तस्वीर भी कीजिएगा, 1800 अरब रुपए के करीब आपका सर्कुलर डेट बनता है। अगर इनको मिला लिया जाए तो ये कोई 2800 अरब रुपए बनते हैं। अभी एक बड़ी बहस चल रही है डिफेंस बजट को लेके 2 साल के बाद, जिसमें 11.8% इजाफा हुआ, और उसका कंपैरिजन किया जा रहा है एजुकेशन और जो आईटी रिलेटेड बजट है। तकरीबन ये 30 अरब रुपए एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। अब एजुकेशन है तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम या ज़ेरे तमाम जो इदारे हैं उनके लिए आप नहीं समझते 30 अरब काफ़ी हैं? और अगर ये सर्कुलर डेट और ये खसारा ही ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान की कितनी बचत हो जाती है? आपने बिल्कुल सही कहा, 1000 अरब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और 1800 की जगह अब 2000 अरब कर लीजिए गर्दिशी कर्जा। ये कोई 1.2 खरब रुपया, 1200 अरब था अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, और अब हम बैठे हैं 2000 अरब में, यानी कि तकरीबन 800 अरब रुपया इजाफी ऐड हुआ है हमारे सर्कुलर डेट में। इसी तरह एक रिपोर्ट और आई है कि $2 बिलियन की गैस चोरी हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। यानी कि हम $2-2.5 बिलियन की गैस कतर से खरीदते हैं, जो एलएनजी की मद में आती है। अगर हम अपनी चोरी खत्म कर लें तो $2-2.5 बिलियन वहां पे बच जाता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि 1000 अरब हम फेंक देते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, 1000 अरब हम फेंक देते हैं अपने बिजली के शोबे में, और $2 अरब की सालाना गैस चोरी हो जाती है। अगर सिर्फ इन 3 चोरियों को रोक लिया जाए जी, अब आप कह रहे थे का कंपैरिजन कर लें, आप सोचिए कि हमारा गर्दिशी कर्जा पहुंच गया 2000 अरब पे, और इस साल हमने 1300 अरब एलोकेट किया है अपने दिफा के लिए जी। तो दिफा, तो अगर आप आधी बचत कर लें, आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नुकसान से निकाल लें जी, मैं नहीं कहता हूं उसमें मुनाफा करें। देखिए, सिंगापुर में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस चल रही हैं, टमासिक के नाम से कंपनी है जो उनकी सारी की सारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उनका सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफकत महमूद साहब, आपकी तरफ आते हैं। एक तो आपने वो जो औराक़े मुक़द्दसा वाली बात की है, ज़रा वो बता दें, वो मामला क्या है। दूसरा, आपने खुद कहा था कि सरकार जो फिगर इकट्ठे करती है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ ममासलत नहीं रखते। तो ज़मीनी हक़ाइक़ इस वक्त क्या हैं? एक आम हारी किसान, मज़दूर, गरीब लोग, आम लोग पाकिस्तान के इस बजट को लेके क्या सोच रहे हैं? फैसल साहब, मुझे ज़रा तहम्मुल से बात करने दें। मैं आपके सारे सवालों का जो उठाए गए सवाल हैं उनका जवाब दूंगा। सबसे पहली बात की गई है पेंशन की। इंडिया में पेंशन जब भी सरकारी मुलाजम सर्विस में आता है तो उसका 10% वो काट लेते हैं और गवर्नमेंट 10% उसमें जमा करती है। तो जब वो रिटायर होता है तो उसको वो लमसम अमाउंट मिल जाती है। आपको पता है कि वो उस वक़्त उसके बच्चे मैरिजेबल बच्चे या बच्चियां मैरिजेबल एज में होते हैं, तो उनके लिए बड़ी मकान उनके पास नहीं होता है, तो उन्होंने मकान भी बनाना होता है। तो इसलिए हम भी वही काम करें जो कि इंडिया में किया जाता है, उसकी एग्जांपल फॉलो की जा सकती है। विद ऑब्वियसली अपने हालात को देखकर उसमें चेंजेस की जा सकती है। अभी आप आएँ इसके ऊपर कि ये जो बेवरेजेस के ऊपर इन्होंने कहा कि स्टैंप लगानी है। अब स्टैंप का जो कॉन्सेप्ट है वो सिपका का कॉन्सेप्ट है, जो वो दुनिया की करेंसी बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कोई किसी कंपनी ने स्टैंप का कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन स्टैंप पहले ये चीनी और उसके ऊपर सीमेंट के ऊपर लगाते थे, उसका रेवेन्यू भी डाउन चला गया। बेवरेजेस का रेवेन्यू ऑलरेडी डाउन है
और उसको स्टैंप पर लेकर चले गए हैं, और उनका जो कंसंट्रेट है उसको ड्यूटी फ्री कर दिया हुआ है। अब वो कंसंट्रेट यहाँ नहीं बन सकता, और अगर बनता है तो उसको ड्यूटी क्यों, तो वो ड्यूटी उस पर लगाएं आप। और तीसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ कि माफिया आपको यहाँ पर हर जगह नज़र आता है। आप देखें कि डबल केबन जो पिकअप होती है उसके ऊपर ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, और जो हमारी गाड़ियाँ यहाँ लोकल बनती है इनका माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको 1979 में कहा गया था कि आपने 92 तक डिलीशन कर देनी है, यानी जो भी सामान बाहर से आएगा उस पर वो लोकल आप खुद बनाएंगे। आज 2020 है, लेकिन आज तक अभी भी जो इंजन हैं और जो चेसिस हैं ये इंपोर्ट होती हैं बाहर से, और यहाँ पर उसके ऊपर एक टीन की छत बना दी जाती है, बैठने के लिए सीटें बना दी जाती हैं। आप उसको देखें तो उस पर हल्की सी भी चोट लगे, रक्षा लगे तो बिल्कुल वो फट जाते हैं जी। तो ये बात है कि माफिया से इनको जान छुड़ानी चाहिए। ठीक है शफकत महमूद साहब, आपकी रिपोर्ट आई जी, आपकी बात पहुंच गई कि माफिया से जान छुड़ानी है। मुजम्मिल असलम साहब, कुछ ज़रा सूबों की कारकर्दगी की बात भी कर लेते हैं। एक बहस चल रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है डिफेंस बजट का एंड देन एजुकेशन का। अब 18वीं तरमीम के बाद 100% तालीम ज़िम्मेदारी बनती है सूबों की। एक अंदाज़ा ये है कि पिछले 10 सालों में कोई 20,000 अरब रुपए हैं जो सूबों को मिले हैं विफाक से, और सूबों ने क्या किया है? क्या सूबे अब खुद कफ़ील हो गए हैं, इतने काबिल हो गए हैं कि वो विफाक पे डिपेंडेंट ही ना हो? देखिए, मुझे समझ ये नहीं आती कि 18वीं तरमीम को बनाया गया था कि जी खुद मुख्तारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो खुद मुख्तारी का मतलब ये था कि निचली सतह तक खुद मुख्तारी जो है सेंटर से जो है पहुंच जाए। तो उसमें जो मिडिल मैन था वो था प्रोविंस। ऊपर की सतह पे थी फेडरल गवर्नमेंट, नीचे की सतह पे थी शहरी गवर्नमेंट और ये जिलाई इंतजामिया। प्रोविंस ने इख्तियार तो जो तारीख की डेडलाइन थी उस हिसाब से फौरन ले लिए। उसके बाद से 10 साल से उन्होंने इख्तियार मुंतकिल नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो ख़ास तौर पे शहरी हुकूमत के लोग हैं, ना उनको पानी मिलता है, ना उनको लॉ एंड ऑर्डर मिलता है, ना उनको एजुकेशन मिलती है, ना उनको हेल्थ मिलती है। अब ये कहा जाता है कि 800 अरब रुपए से ज़्यादा जो है सिर्फ सूबाई सिंध ने 10 साल में जो है हेल्थ के शोबे में खर्च किए। 800 अरब रुपए जो है इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसका 25% भी यानी 200 अरब रुपए से हर शहर में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन सकता था। और हमने ये देखा कि कराची में जो आखिरी हॉस्पिटल जो है, अभी तक हम सिविल और जिना यही नाम सुनते आ रहे हैं, जो हमने पैदा होने से पहले जो है ये हॉस्पिटलों के बारे में सुना था। इनफैक्ट उसके बाद कोई हमने अस्पताल का नाम नहीं सुना। वो छोटी मोटी किसी बिल्डिंग का इफ्तिताह हो जाता है, वो दिखा देते हैं जी ये स्टेट ऑफ आर्ट, ये स्टेट ऑफ आर्ट ये। तो ये कोरोना का जो क्राइसिस आया, इसने ना कम से कम अभी तक तो नहीं लेकिन बहुत सारी रियलिटीज की आंखें खोली कि जो सूबे जो हैं उनको फंड जब दे दिया जाता है, अभी बजट हो रहा है, हम लोग 2 दिन से हुकूमत पे तनकीद और हुकूमत के अहदाफ हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे उस पर इतना डिस्कस करते हैं। सूबों को इस साल 2,900 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। अभी आप देखेंगे आज के दिन के बाद कोई बजट जो है ना सूबे का कवर करेगा, ना कोई टीवी चैनल, ना कोई खास अखबार कोने में लिख देंगे। इतने ज्यादा बड़े पैसे, सारा का सारा मैं कहता हूँ फंड ही सूबों के पास है। वफाक का फंड तो या तो कर्जे की अदायगी या डिफेंस पे चले जाता है जी। सूबों की तरफ नजर डालें कि ये क्या कर रहे हैं, इनसे हिसाब लें, इनका ऑडिट लें, इनकी एग्जीक्यूशन कैपेसिटी क्या है क्या नहीं है। अभी तक मुझे आप एक बात बताएं कि सूबों का तरक्याती अखराजात कहाँ जाते हैं। आप मेरे शहर कराची आए, यहाँ पे 6 मतलब नीचे 3-3 फुट खड्डे हैं, सड़कें टूटी हुई है, पानी यहाँ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं है। ये पूरे मुल्क का सबसे ज्यादा टैक्स जनरेटिंग शहर है, लेकिन कोई हाल नहीं है। मेरे ख्याल से तो कराची में सरकारी स्कूल भी जो है गिनती में जी। तो ये सारा कुछ है, इन पे खुदा के वास्ते नजर डालें और इनसे पूछे। अब आपको एक आखिरी बात बता देता हूँ
जी कि ऑन एन एवरेज एक सूबा फी बंदे पे कितना पैसे खर्च करता है, वो 1300 रुपये पूरे साल में, जो दिन के 4 रुपए भी नहीं बनते। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये 800 अरब रुपए खर्च होने के बाद फी बंदा 4 रुपए पर दिन का खर्चा, और वो भी उसको मिलता नहीं है। तो ये बेहतर ये है कि फिर इनको मुंतकिल ना करें, हमारे टैक्स को कम कर दें, हम अपने इलाज खुद जाके करा लें। जी अच्छा, ये मुजम्मिल साहब इलाज वाली भी आपने बात की है, और आपके शहर कराची से ही जो खबरें हमें आ रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटेड, अब 8-8 दिन का 9-9 दिन का 17-17 लाख रुपए बिल आ रहा है, इस पर भी कभी बात करेंगे। हेल्थ से रिलेटेड मैं डॉक्टर साहब से भी जानूंगा, लेकिन अंजुम निसार साहब, डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया है कि आप कह रहे हैं कि आप 2.1 GDP अचीव करेंगे और आप नया टैक्स नहीं लगा रहे, और आप टैक्स 25% ज़्यादा उसको भी हासिल करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि आपकी जो कम्युनिटी है, आप सनतकार हों या SMEs हों, रिटेलर्स हों, उन्होंने हड़तालें भी की, जो एक शर्त थी शनाख्ती कार्ड वाली, फिर विद होल्डिंग टैक्स पे भी खासे आपके शिकवे रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? कुछ सरकार ने आपको ऑन बोर्ड लेके ये फ़ैसले किए थे और मुतमईन हैं आप इससे? देखिए जी, FPCCI ने जो बजट बनाया है उसको चेयरपर्सन FBR की जो हैं उनसे भी बात हुई, 4 घंटे बात होती रही। उन्होंने भी कुछ इंडिकेशंस दिए कि टर्नओवर टैक्स जो है ये 1.5 है, जो बहुत ज़्यादा है। हमारी भी लॉजिक यही थी कि ये दुनिया में यूनिक टैक्स है पाकिस्तान में, जो दुनिया में और कहीं नहीं है और सिर्फ पाकिस्तान में है। भले नुकसान भी हो, आपने फिर भी टर्नओवर टैक्स देना है। तो उन्होंने कहा था कि जी हम इसको यकमुश्त तो नहीं ख़त्म कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे ये 0.5 हो जाए। फर्दर टैक्स की भी बात की कि ये भी डॉक्यूमेंटेशन पे जुर्माना कर रहे हैं आप, भर तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री भर रही है। जब तक आपका आगे नेट जो रिटेल चेन है आप उसको कंप्लीट नहीं करते, तो ये एक सॉर्ट ऑफ जुर्माना है। और CNIC की वजह से स्मगल गुड्स जो है वो इजीली बिक रही हैं पाकिस्तान में, और जो है डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को हिट लग रही है। अब ये तीनों चीज़ें एड्रेस नहीं हुई। CNIC में सिर्फ इतना किया गया है कि 50,000 से इसको बढ़ा के उसकी स्लैब लाख कर दी गई है। तो हमारी इनिशियली डिमांड ये थी कि जब तक ये कोरोना के मसले मसाइल हैं, कम अज़ कम साल के लिए इसको डेफर करें, और उसके बाद इतनी देर में आपके जो बहुत ज़्यादा जो रिटेल चेन से रिलेट करते आपके जो इदारे हैं वो भी कुछ नेट में आ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी ट्रेड लीडर्स के साथ एक एग्रीमेंट भी हो गया है। तो अब उन पर भी बाइंडिंग है और आप पर भी बाइंडिंग है कि मिल के आप टैक्स के नेट को जो बढ़ाएं। तो वो सारे सिलसिले, वो काम तो हुए नहीं। टैक्स स्लैब्स जो हैं, अच्छा, टैक्स स्लैब देखें, पाकिस्तान में इस वक्त कहा जा रहा है कि हम अगले साल 25% फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। अब देखिए, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसने भी लानी है उसने सोचना है कि मैं पाकिस्तान क्यों जाऊं, व्हाई नॉट आई शुड गो टू इंडिया। वहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 20% है, आपके यहाँ है 29%। फिर आपने सुपर टैक्स लगाया हुआ है, WWF लेते हैं, फिर आप उसके बाद वर्कर जो WWP लेते हैं 5%, वो सब मिला के आपका तकरीबन 39% बन जाता है। फिर जो आपने खुद अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर आप जो प्रॉफिट लेते हैं अपनी कंपनी में, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर से जो आप प्रॉफिट लेते हैं उस पर भी आप डिविडेंड दे रहे हैं 15%, तो ये 54% बन जाता है। तो कोई पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री क्यों लगाएगा या यहाँ आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, जबकि उसके पास वियतनाम जैसे मुल्क मौजूद हैं, इंडिया जहाँ कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 20% है, और SMEs पर जो उन्होंने टैक्स 15% लगाया हुआ है। तो हमें ये ग्लोबल विलेज में रहते हुए ये सोचना चाहिए कि सिस्टम को बढ़ाएं, और ये बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सारे इख्तियारात उनके पास हैं, सारे मामलात उनके पास है, सारी टैक्स मशीनरी उनके पास है। ये अब उन्होंने ये काम करना है। आज आके जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है सारा बोझ उन्हीं पे डाल देना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये सिस्टम बहुत ज़्यादा देर इस तरीके से चल सके। ये ज़रा आपने FDI की बात की है डॉक्टर साहब, डायरेक्ट गैर मुल्की सरमायाकारी 2 गुना हो गई, बड़े फ़ख्र के साथ हुकूमत ने बताया, और अच्छी बात है अगर ये 2 गुना हो गई है। लेकिन ये बता दें कि हॉट मनी एंड FDI का भी कोई कनेक्शन है? देखिए, हमने हॉट मनी को भी FDI करार दे दिया था। अब जो सिलसिला दुनिया भर में चल रहा है, दुनिया भर की इकॉनमी जो है वो कोरोना वायरस में डूबी पड़ी हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करना, ये उम्मीद रखना कि कोई बैरूनी ताकत आके हमारी मदद कर देगी या यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर देगी, इस आर्ग्यूमेंट में जान बिल्कुल नहीं, ये होने वाला काम नहीं है।
अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे 18वीं अमेंडमेंट की। अब बड़ा वाज़ेह होने लगा है कि 18वीं अमेंडमेंट का जो फाइनेंशियल हिस्सा था, जो माली हिस्सा था उसका, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो काम नहीं कर सकता। देखिए 2900 अरब हमने विफाक ने दे दिया सूबों को। अभी जो दो बड़ी रकूम है, 3000 और 200 अरब रुपए का जो सूद की बद में कर्जाजात की वापसी, और तकरीबन 1300 अरब रुपया डिफेंस का खर्चा। अब जो कर्जाजात लिए गए थे वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो खर्च नहीं किए गए थे, वो तो चारों सूबों के ऊपर खर्च किए गए थे। अब 3200 अरब का जो ऑब्लिगेशन है वो हम सिर्फ विफाक पे डाल देते हैं। अब जो 1300 अरब का दिफा का बजट है, वो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का तो नहीं हो रहा, वो दिफा तो पूरे पाकिस्तान का हो रहा है, लेकिन उसका सारा बोझ डाल दिया जाता है इस्लामाबाद के ऊपर। साथ ही साथ जो हमने डिपार्टमेंट सूबों को दे दिए हैं, देखना यह है कि क्या उनमें कोई सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो गई है। आपने सेहत का शोबा सूबों को दे दिया, तो जो शहरी हैं पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, क्या उनके लिए सेहत की फैसिलिटीज़ जो हैं वो पहले से बेहतर हो गई? क्या स्कूलों की फैसिलिटी तो पहले से बेहतर हो गई? तो एक तो ये NFC अवार्ड का और जो 18वीं अमेंडमेंट का फाइनेंशियल हिस्सा है, इसको दोहराना पड़ेगा, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। ये ज़्यादा देर तक ऐसे चल नहीं सकता। जी ठीक है। शफकत महमूद साहब, आप ज़रा बता दें, NFC बुनियादी तौर पे जो इसके खालिक थे या जिनका बड़ा कलीदी किरदार था शौकत तरीन साहब, वो ये कहते हैं कि NFC का मकसद ये था कि हमने पावर को निचले तबके तक पहुंचाना है और टैक्स टू GDP हमने 20% करना है, लेकिन हम 20% नहीं कर पाए, हम तो 10% से आगे जा ही नहीं रहे। एक्सपोर्ट जो हमारी है वो इस पर पॉलिसी आई थी कि कंट्री स्पेसिफिक एंड कमोडिटी स्पेसिफिक, लेकिन हम सिर्फ चादरें भेज देते हैं, बेड जिसको होम टेक्सटाइल कहते हैं। और अगर आप दुनिया की ट्रेड को देखें तो इसका हिस्सा 8% है, और 8% में 60% हिस्सा गारमेंट्स का है। हमारे यहाँ कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि गारमेंट्स बनाती है, हौजरी की 5-6 अच्छी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका नाम भी है। बाकी जो बेडवेयर बनाते हैं उनका बिकता ही इतनी कम कीमत पर है बाहर जाकर, लेकिन वो फिर भी खुश हैं। अब इसके बाद SMEs की बात यह है कि SMEs जो होती हैं वो कोई जंजीरें बनाता है, कोई कार्टन्स बनाकर देता है, कोई शीट्स बनाकर दे देता है। उनको जो पैसे एक्सपोर्टर हजरात हैं वो कम से कम 3 से 4 महीने के बाद देते हैं। असल में होना ये चाहिए कि जब रिफ़ंड क्लेम किया जाए उसमें लिख दिया जाए कि हमने अपने जो वेंडर्स हैं जिनसे सामान लिया है उनको अदायगी कर दी है। जब तक ये कंडीशन नहीं रखेंगे वो कंडीशन नहीं हो सकती। अगली बात इनकम टैक्स में इन्होंने कहा जी हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में एक हमने शुरू से ओरेकल पर काम कर रहे थे, अब जावा पर शुरू कर दिया गया। अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आपको ग्लिचेस नजर आते हैं। आप जब बैठते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। शफकत साहब यही नुक्ता जरा मुजम्मिल असलम साहब के पास। जी शफकत साहब, नहीं एक मेरी बात सुने। इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे शहर के लोगों से गिला है मेरे आइनों को, इनको पत्थर नहीं देता तो बिनाई दे। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात है। आपने आज वैसे शायराना प्रोग्राम हो गया, डॉक्टर साहब ने अशफाक साहब का वो एक मोहब्बत 100 अफसाने को कोट कर दिया, हालांकि वो डॉक्टर साहब ने तो एक हकीकत 100 अफसाने कहा है, आप भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये जो अवाम की किस्मत की शायरी है, आपने SOEs का जिक्र किया था, एक चलें रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, सूबों की भी हमने बात कर ली, हमने NFC की बात भी कर ली है। ये कोरोना जो आया है, आप समझते हैं हम जैसी कौम के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम कुछ कर लें, क्योंकि बड़ी हकीकतें हमारे सामने खुल गई हैं। वो लोग जो हेल्थ के सेक्टर में किस तरह काम कर रहे होते हैं और बाद में टाई कोट लगा के मसीहा बनते हैं, तो और क्या हकीकतें हैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हमें जिन पे काम करना होगा मुजम्मिल साहब?
देखिए, मैं तो आपको एक साफ सी बात बता दूं। देखिए, अब टेक्नोलॉजी ने दुनिया को सुकड़ा दिया है। ये अभी अंजुम निसार साहब भी लाइन पे हैं। मैं एक बात बता दूं कि हुकूमत के पीछे खड़े हो के कारोबार अब नहीं हो सकता। इन लोगों को, तमाम कारोबार हजरात के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी भी है। अगर हमने अपने कारोबारी एसओपीज, अब मैं कहूँगा कारोबारी एसओपीज और कारोबार को ढंग से नहीं किया, और हम सिर्फ ये कहें कि जी जो चीज़ पाकिस्तान में पैदा होती है उस पे आप जो है आपकी मुराद मुजम्मिल साहब ऑटोमेशन है, वैल्यू एडिशन है? देखें, अब देखें, अब दुनिया चेंज हो गई है। अब अगर कोई कहे कि जी सिर्फ सरमाया जिसके पास है वो कारोबार कर सकेगा, ऐसा नहीं है सर। अब इंटरनेट पे आप बैठ के एक बनाने वाला, एक बेचने वाला, आप बगैर सरमाया, आप बगैर दुकान के काम कर लेंगे। जी, तो ठीक है मुजम्मिल साहब, टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। अंजुम साहब आपसे भी कमेंट लूंगा। डॉक्टर साहब शॉर्टली आपसे कमेंट लूंगा। अब क्या शॉर्ट बट स्मार्ट का ज़माना है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बजाय सर्वाइवल ऑफ क्विकेस्ट आ चुका है कोरोना के बाद। पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कारोबार बिल्कुल ही बदल जाएगा। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो तजुर्बा ये हुआ कि जो बिजनेसेस ऑनलाइन नहीं थे, जो बिजनेसेस जिनकी प्रेजेंस जो है वो इंटरनेट पे नहीं थी, वो तकरीबन आप समझिए कि ख़त्म ही हो गए। अब जब मामला दोबारा से शुरू होगा तो फिर देखना ये होगा कि कितने बिजनेसेस जो हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस ना रखें। लेकिन जहाँ तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का ताल्लुक है, जहाँ तक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, वो तो जब तक चलेंगी नहीं ऑन द ग्राउंड, जैसे हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, या जिसको कार्टेल कह दिया गया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको तो ऑन द ग्राउंड चलना ही है। और ऑन द ग्राउंड फिर उनकी इनपुट कॉस्ट जो है, उनकी बिजली की कीमत, उनकी गैस की कीमत, वो सारी चीज़ें जब इस खित्ते के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दिया जाएगा तो मामला बनता नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये दुरुस्त है कि बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीख ली हैं। जैसे ऑफिसेस की डिमांड मैं समझता हूँ फ्यूचर में बड़ी कम रह जाएगी, क्योंकि ये कोरोना वायरस के दौरान बहुत सारी कंपनी ने सीख लिया है कि उनके मुलाजमीन घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मियां अंजुम निसार साहब, शॉर्ट कमेंट आपकी तरफ से। आप टैक्स रिफंड का गिला तो करते हैं, बाकी भी शिकवे करते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट जिद्दत पे नहीं आ रहा, ऑटोमेशन पे नहीं आ रहे, मॉडर्नाइजेशन पे नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या? देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है एक माजी में देखें कभी हम अब जब अपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ा देंगे तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहिया रुकेगा। ठीक है, ई कॉमर्स करना चाहिए और वक्त की ज़रूरत है, और ग्रेजुअली ये ब्रांड सेटिंग और ये ई कॉमर्स विद इन द कंट्री अब शुरू बहुत सारी एक ज़रूरत बन गई और इंशाल्लाह ये चीज़ें प्रमोट होंगी। बट एट द सेम टाइम जो रियलिटीज़ हैं, आपने जो दुनिया में जो गुड्स भेजनी हैं वहाँ आप हर जगह तो खुद अपनी प्रेजेंस नहीं रखते। आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने भी अपने तौर पर ये चीज़ देखनी है कि कहाँ से आपकी चीज़ सस्ती और बेहतर मिल सकती है। तो यू हैव टू डिपेंड ऑन समथिंग। कोई इन बिटवीन कोई कंपनीज कुछ ना कुछ ऐसा इंपोर्टर होगा, लेकिन हमने अपनी बेसिकली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कंट्रोल करना है। जब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगी उस वक्त तक जो है ना हम अपने मामला को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। देखें, ऑयल की प्राइस $71 से कम हो के $20 हो या फिर 35-40 के करीब है, लेकिन हमने बिजली की प्राइस रिवाइज नहीं की। ठीक है शफकत साहब, मुकाबला करेंगे? शफकत साहब लास्ट कमेंट, शॉर्ट कमेंट। ये आपने बिजनेस कम्युनिटी की बातें सुन ली हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आज भी सबसे बड़ा इनका शिकवा है, 5 साल पहले भी वही था। क्या कहेंगे? ये इसकी वजह ये है कि हमारी जो आउटपुट है वो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 हमारी 2 है और अमेरिका की 10 है। जब आपके मज़दूर काम नहीं करते हैं, चूँकि ख़ानदानी कारोबार होता है, एक भाई होते हैं और उनके बेटे होते हैं, वो संभाल लेते हैं सारे कारोबार को। एंटरप्रेन्योर जब तक आप एजुकेटेड नहीं लेकर आएंगे वो कारोबार। दूसरी बात ये कहना कि टैक्सेस को कम कर दो, ये जितने मर्जी टैक्सेस कम कर देंगे तो ये कहेंगे यही कि डू मोर। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर आप जो एंटरप्रेन्योर से ठीक जवाब तलब करें। मियां अंजुम साहब, वक्त खत्म हो गया। मियां अंजुम निसार साहब, आपका, शफकत महमूद साहब, मुजम्मिल असलम साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, आज के प्रोग्राम से इतने। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।